हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उनके गुणों को पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक और निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अवरत प्रदर्शन करती है तथा उस बिंदु के परतः जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं एकांक क्षेत्रफल से, वो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा हो गई। तो यहाँ हम कोई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई हैं जो किसी आवेश की वजह से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा तभी होगी जब कोई आवेश होगा, उसी आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र रेखा हमने खींच ली। अगर इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। वहीं अगर हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तव में होती नहीं है, इनकी कल्पना की गई है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं तथा उस बिंदु के परतः एकांक क्षेत्रफल से, जैसे ये हमने क्षेत्रफल ले लिया, ये एकांक क्षेत्रफल है, तो इससे होकर जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वही वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के हम गुण पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये इंटरमीडिएट में 12th क्लास में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन रेखाओं को जब पहला गुण है एकल धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं, ये पहला गुण हो गया इसका। यानी जो एकल धनावेश है उसमें से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और निकलकर अनंत तक जाएंगी। तथा एकल ऋणावेश, एकल ऋणावेश जो होगा, एकल ऋणावेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं। एकल धनावेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल करके अनंत तक जाती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं। और एकल ऋणावेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण, धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो धन और ऋण दोनों आवेश की वजह से उत्पन्न हुआ है। धन और ऋण के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो धनावेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये दो गुण हो गए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के। तीसरा गुण, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। आवेश का मान बढ़ेगा यानी आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो उससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी। यानी क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर अगर 2q कूलम आवेश है और सपोज दैट हमने यहाँ मान लिया कि इसमें से 4 क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो यहाँ अगर हम q परिमाण का आवेश लेंगे जिसका परिमाण q है तो इसमें इसका आधा परिमाण हो रहा है, तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी आधी हो जाएगी, जिसमें से 2 क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। इस तरीके से जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला गुण, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई हमने वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच दी,
दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा हमने ये खींच दी, तीसरी ये, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। अगर किसी बिंदु पर क्षेत्र रेखा काट जाती है तो इसका अर्थ ये होगा कि इस बिंदु पर, ये जो कॉमन बिंदु है दोनों क्षेत्र रेखाओं का, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दिशा ये हो जाएगी। वहीं ये दूसरा जो बिंदु है, जो बिंदु तो एक ही है लेकिन क्षेत्र रेखा दूसरी गुजर रही है इसी बिंदु से, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसकी दिशा ये हो जाएगी। तो एक ही बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो असंभव है। यानी दो स्पर्श रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि एक बिंदु पर क्षेत्र की सिर्फ एक दिशा हो सकती है, दो दिशाएं बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर काटेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अगला गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जो ये स्पष्ट करता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश, तो इनसे निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होंगी जो ऋणावेश समाप्त हो रही है, ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, जिसकी वजह से विपरीत प्रकृति में आकर्षण बल लगता है। वहीं अगर ये क्षेत्र रेखाएं धनावेश की वजह से उत्पन्न हो रही है, दोनों धनावेश हैं, तो ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटेंगी, जो यह स्पष्ट करता है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटेंगी। छठवां गुण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सीधी, समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सीधी होंगी, समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी, बराबर दूरी पे होंगी, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगर क्षेत्र रेखाएं सीधी नहीं है, इस टाइप से है, इस तरीके से, लेकिन बराबर दूरी पर है, तो यहां पर परिमाण तो बराबर हो रहा है लेकिन दिशा हर जगह एक जैसी नहीं है, तो दिशा चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र समान तभी माना जाएगा जब उसमें परिमाण और दिशा भी सेम हो। परिमाण सेम है लेकिन दिशा बदल रही है, तो वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं माना जाएगा। परिमाण के साथ साथ दिशा भी एक ही होनी चाहिए, तभी वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, सीधी होती हैं। यहाँ पर सीधी नहीं, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वहीं अगर क्षेत्र रेखाएं समांतर कर दें लेकिन समदूरस्थ ना हो, तो भी ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परिमाण अधिक है और यहाँ परिमाण कम हो गया, क्षेत्र रेखाएं दूर हो गई, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं माना जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में सीधी, समांतर और समदूरस्थ होती है। इसी तरीके से अगर क्षेत्र रेखाएं समांतर ना हो, तब भी ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। सातवां गुण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का, जहां कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता वहां कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा भी नहीं होगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं, जहां कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है वहां वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी, और वैद्युत क्षेत्र रेखा है तो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर हमने खींच रखी है तो ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर दी, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण सीखे। इसके आगे के वीडियो में आगे का सिलेबस कराएंगे हम, तो आप वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बना दें, जिसकी वजह से हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और लाइक करें, कमेंट करें।